एक एक करके प्रश्न पूछो। जी सर, कल मैंने एक आपसे डिस्कस किया था कि 50 इयर्स की जो एक मेनोपॉजल की कफ बात में करती थी, उसके पैर एकदम स्टिफ थे, इतने कि वो पैर बोरे बोरे जैसे फील हो रहे थे उसको। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम ये मान के चलेंगे कि जड़ता है तो केवल कफ है, और गए के अनुसार हम उसको पहले कफ को हटाएंगे। और आपने एक और दूसरे केस में शोधन के लिए तिक्त रस की बात कही थी, तो इस पेशेंट ने तिक्त रस बीच में यूज किया भी था, बट कल डिस्कशन के बाद से वो त्रिभुवन कीर्ति और माँ सुदर्शन के जो टैबलेट आते हैं त्रिशून करके, वो दो दो टैबलेट दिए और बचा चूर्ण का पाउडर से पूरे बॉडी पर उद्वर्तन, मतलब पहले ड्राई पाउडर से पूरे में डाला, उसके बाद उसी पेशेंट को नहाने के लिए बोला, उसी का बचा पाउडर को थोड़ा सा पानी में घोल के जैसे नहाते हैं साबुन लगा के, वैसे पूरे करके और गर्म पानी में नमक सेंधा डाल के उसे धारा से क्लीन कर देना बॉडी को। और उसके बाद उसको कदमन नस्य दिया, एक एक चुटकी की मात्रा से बचा चूर्ण का ही। और जब उसको बहुत भूख लगी तब मुद्दे यूज और गोदूम दलिया का मिला के उसमें करीब 2 ग्राम के करीब त्रिकटू डालकर उसको दिया, और फिर साथ में हिंगवाष्टक थोड़ा सा। 6 बजे के आसपास उसको मोशन हुआ, जिसमें बिल्कुल एकदम जैसे कफ कफ जैसा निकला, स्टिकी स्टिकी मोशन, स्मेली। और उसके बाद फिर 3 मोशन और हुए जो कि थोड़े पतले मोशन थे, और वो भी स्मेली थे बहुत ज्यादा, बट पेशेंट के जो जड़ता थी वो काफी कम हो गई। ठीक है, अभी फॉलोअप में सर ये जो किया मैंने वो एक ही दिन के लिए करवाऊं कि 1-2 दिन इसको फॉलो करूं? 1-2 दिन फॉलो करो उसको। कम से कम कल्प यूज़ करने, प्रिसाइज कल्प यूज़ करने। ठीक है, पेशेंट को भी ठीक रहता है, हमारे लिए भी ठीक रहता है। ठीक है, और ज़्यादातर खुद के चूर्ण जो है वो यूज़ करो। कंपनी के कभी कभार क्या होता है, कंपनी उस हिसाब से बनाती है या नहीं बनाती वो मालूम नहीं रहता, क्योंकि अभी मार्केटिंग है, कंपटीशन है, तो झट से बनाना, ठीक है, कम से कम रेट में बनाना, ये सब ये आ जाता है। तो इसीलिए जितने खुद के चूर्ण दे सकते हो उतना देने के प्रयास करो। खुद के कल्प जितना बना सकते हो उतने बनाने की कोशिश करो, ताकि जो हम दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं, ये होता है। ठीक है, हाँ। तो अभी कभी कभार मार्केट में घृत, सिद्ध घृत मिलते हैं ना, तो वो सिद्ध घृत घृतक की ये जो रेट है उसी घृत में से उसी रेट में सिद्ध घृत भी मिलते हैं। तो इतना ये हो रहा है, हाँ। ये कंपटीशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ना मीन्स क्या कि प्राइस कम करो, क्वालिटी कम कर दो। ठीक है, तो इससे ये हो जाता है, फिर हम उस विश्वास के साथ देते हैं, पर कभी कभार उस विश्वास के साथ वो औषध बनाई नहीं रहती है। इसीलिए जितना खुद के कल्प बना सके वो दे सकते हो, दे सको। पेशेंट को दिनचर्या में पानीय कल्पना, पानी का सिद्ध पानी देना, सिद्ध स्नान देना, हाँ, ऐसी जैसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सूत्र स्थान में, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि व्याधि जाने को क्या हो जाएगा, हमारा जो बल है चिकित्सा का वो ज़्यादा होगा और व्याधि संप्राप्ति विघटन अच्छे तरह से हम कर सकेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। बस मैं इतना पूछ रही थी कि जैसे जड़ता चली जाएगी, भूख अच्छी लग जाएगी, तब तक इसको करने के बाद फिर तुरंत ही हम इसको फिर इसके बाद आगे क्या हम प्लान कर सकते हैं, वमन या फिर बस्ती पे आऊंगी, कैसे करूंगी इसको? वो देखो धीरे धीरे कैसे कैसे होता है, पेशेंट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके हिसाब से ये करो। अभी तो जड़ता कम हो गई, कफ गया है, तो धीरे धीरे वो सब सॉल्व होने लगेगा। उस हिसाब से दवाइयों का प्रमाण कम कर दो, आहार्य जो है वो चेंज कर दो। ठीक है, जी नाभि पूरण वगैरह से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ। और किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछो केस के बारे में। हाँ बोलो, डायरेक्ट पूछो आप अनम्यूट करके मैडम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलो सर। एक पेशेंट है 50 ईयर एज पे। कितनी? और उनको 50। हाँ, फीमेल मेल? हाँ 50 ईयर मेल। मेल है? और उनका मेल। हाँ। मेल सर।
मेन कंप्लेन है आपका कोकेन का एडिक्शन है उन्हें सर। लास्ट 2018 से वो कोकेन ले रहे हैं और पहले उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ मंथ में एक बार होती थी, लेकिन वो धीमे धीमे टेंशन और किसी भी कारण से बढ़ते हुए और वीक में एक बार वो कोकेन लेने लगे। और ना इस टाइम पेशेंट कंडीशन ये है कि जब भी वो लेते हैं उसके बाद उनको बहुत सीवियर कफ होता है, जिससे कि वो लगातार खांसते रहते हैं और उस टाइम पे उनको मतलब सिर दर्द बढ़ जाता है, सिर का दर्द उनको रहने लगा है, अनिद्रा की परेशानी हो गई है। और दूसरा सर उनका लंग फील्ड के अंदर इन्फिल्ट्रेशन देखना शुरू हो गया, जो चेस्ट एक्सरे में उनके पैचेस आना शुरू हो गए। अभी उनका कंडीशन है अभी। और सर वो इस टाइम विलिंग है छोड़ने के लिए, विलिंग है छोड़ने के लिए, वो बहुत विलिंग है कि चाह रहे हैं उनको छोड़ना है। ठीक है, तो सर इस के संग हम क्या, ठीक है, क्या उसमें हम सोचे और क्या। अभी जो भी कोई व्यसन हो, चाय का हो या फिर कोकेन का हो, कोई भी हो, तो वो व्यसन अगर नहीं किया पेशेंट ने तो क्या लक्षण दिखते हैं वो एक बार ध्यान में देना है। हाँ, अब ये कोकेन के लक्षण में कोकेन का एंटीडोट सर्पगंधा दिया तो वो बहुत से लक्षण कम होते हैं। हाँ, ठीक है, पर वो जब तक है चालू तब तक वो कम होते हैं। हमें क्या करना है, अभी उसके लक्षण चल गुण बढ़ता है, हाँ, उसके लक्षण देखो, हाँ, और उस हिसाब से उसको कल्प देने हैं। ज़्यादातर जिनमें मानसिक जो लक्षण दिखते हैं व्यसन में, उनको उन्माद के अध्याय में जो जो कल्प आए हैं, हाँ, घृत आए हैं, उनका पहले प्रयोग चालू करो। महाकल्याणक घृत, पंचगव्य घृत, हाँ, ये जो घृत आए हैं ना, उनका प्रयोग चालू करो। अब ये चीज़ है कोकेन की, ऐसे नहीं है कि अभी छट से बंद होने वाली है, तो जो बंद करने की जो प्रोसेस है वो पादेन क्रम से बंद करनी है और धीरे धीरे घृत का प्रयोग, महाकल्याणक घृत या हो या फिर पंचगव्य घृत हो, आपके हिसाब से जो आपको उधर सही लगे उस प्रकार से घृत का प्रयोग चालू कर दो। ठीक है, बहुत चंचलता है, स्मृति भ्रंश होता है, नहीं लिए तो ऐसा कुछ हो रहा है तो ब्राह्मी घृत जैसे ये कर दो। उन्माद जैसे लक्षण दिख रहे हैं, ग्रह बाधा जैसे लक्षण कुछ दिखते हैं, अगर ये नहीं किया तो पंचगव्य जैसा घृत चालू कर दो। तो इस प्रकार से घृत का सेवन पहले चालू करना है। क्यों? क्योंकि घृत जो है वो विषाक्तता कम कर देता है, शरीर की चंचलता कम कर देता है, सभी व्याधियों में परम औषध है। तो इस प्रकार से घृत पहला जाना चाहिए और वो जीवनीय है, क्योंकि ये सभी सारे व्यसन जो है वो ओज की शक्ति कम कर देते हैं। और इसीलिए इंसान फिर जो ओजक्षय के लक्षण है, विविधि दुर्लभ विक्षणम, ये सब लक्षण दिखते देते, इसीलिए घृत कल्पनाएं पहले चालू करने की, उन्माद और इसमें जो है वो, ठीक है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें कवर कर देता है। और दूसरी बात जो है कि कोई भी वो व्यसन हो, वो कम होने के बाद कौन से लक्षण दिखते हैं। अब कई जो लोग रहते हैं कि दारू नहीं पिए तो क्या होता है, वो उसको नींद नहीं आती। तो नींद आने के लिए, नींद किस में कम आती है कि वात पित्त वृद्धि में नींद कम है, तो उस हिसाब से कल्प देने हैं। पेशेंट बोला है नहीं मुझे व्यसन करने के बाद अलग उल्टा होता है, तो उस हिसाब से दोष के अनुसार कल्प सिलेक्ट करो। पहले घृत तो देना ही देना है, महाकल्याण का दे दो या फिर उन्माद में जो आया है वो दे दो, और फिर दूसरा जो दवाई है कि व्यसन कम करने के बाद उसको क्या लक्षण दिखते हैं, वो लक्षण समुच्चय निकालो और उसके हिसाब से कल्प बनाओ और दे दो। ठीक है, कईयों को तीक्ष्ण, उष्ण ऐसे गुण के लक्षण दिखने हैं, मीन्स वो चिड़चिड़ा होता है, स्वेदाधिक्य दिखता है, तो उस हिसाब से आपको स्थिर गुण, मंद गुण, ओजवर्धन गुण ऐसे करके शतावरी जैसे कल्प देने हैं। कई लोगों को व्यसन नहीं किए तो वो तंद्रा, ग्लानि, गुरुता ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो आपको वचा, निर्गुंडी ऐसे द्रव्य देने हैं जिससे उसका पित्त बढ़े। ठीक है, और वो जो कफावरण जो है मनोवर स्रोतों पे आया हुआ वो निकले, तो इस हिसाब से कल्प ये करने हैं। दो सेम एडिक्शन इंसान है कि जिन्हों को सेम एडिक्शन है, तो दोनों को सेम दवाई नहीं होती, क्योंकि हर एक का एडिक्शन जो है वो अलग होता है। दवाई अगर एक ही एडिक्शन होगा तो भी, क्योंकि जिसने लिया है वो कोकेन है या फिर कोई भी है, तो वो लेने वाला जो है उसकी प्रकृति अलग है, उसका खान पान अलग है, उसके हेतु अलग है, तो दोनों में पिक्चराइजेशन अलग अलग होता है। कईयों में चाय पिया तो उसको अच्छा लगता है, कईयों को चाय पिया तो फुंसियाँ आने लगती है, कईयों को चाय पिया तो ये हो जाता है। तो द्रव्य एक ही रहता है, पर जिसमें द्रव्य गया है उस शरीर जो है वो अलग अलग रहते हैं, इसीलिए एक दवाई नहीं सबको करना है। फिर भी रिसर्च किया, जिन्होंने रिसर्च किया है अलग अलग पेपर से, उन्होंने वो दिखा दिया है कि कोकेन में
सर्पगंधा बहुत इफेक्टिव है, ऐसा वो किया है उन्होंने। ठीक है, तो उस हिसाब से दवाइयों का सिलेक्ट करो। ठीक है। हाँ सर, जैसे आपने बताया वैसे उसमें तीक्ष्ण गुण के लक्षण जैसे आपने बताया वही दिख रहे हैं उसके अंदर कि उसको नहीं लेने पर उसको निद्रा बिल्कुल नहीं आ रही है और चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ जाती है उसकी। और उसके अंदर जो भी सामने आता है उसको बहुत भयंकर गुस्सा करता है। ये उसको, और जब पिछले 15 दिन से वो नहीं ले रहा है इस चीज को, तो मैंने उसको सब रात्रि में एक तो तगर दिया हुआ है, तगर दिया है और एक मानस मंत्री वटकम दिया हुआ है। ये दो मैंने के लिए दिए हुए हैं। और सर थोड़ा सा पित्त शामक औषधियां जैसे कि मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी और अपना थोड़ा सा पित्त शामन के लिए शेखर रस या पित्त शेखर रस भी दिया हुआ है। लक्षण तो काफी कम हुआ है सर उसके अंदर। हाँ, तो वो देखो बहुत साल तक अगर वो व्यसन उसने लिया हो तो हमें दवाई भी बहुत टाइम तक देनी पड़ेगी। हाँ, उन्माद अपस्मार या अध्याय उसके लिए बहुत काम आते हैं। हाँ, क्योंकि वो शारीरिक मानसिक ऐसे दोनों पर है। हाँ, और उस हिसाब से द्रव्यों का सिलेक्शन करो, कौन सा गुरुता देना है। हाँ, उस हिसाब से करो। ठीक है। इसमें नस्तम और शिरोधारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। सर बस्तियां कुछ इसमें इंडिकेटेड होंगी क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, करने में सब कुछ कर सकते हैं, हमें प्रिसाइज ट्रीटमेंट आनी चाहिए। हमने यही क्यों किया, करने के लिए अभ्यंग भी कर सकते हो आप, है ना, करने के लिए सब शोधन भी कर सकते हो आप, बराबर है। ऐसे नहीं है, हमें क्या करना है, मैंने बोला उस प्रकार से। मैंने घृत क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि घृत का ये गुण है और हमें ये गुण दिख रहे हैं। हमें चल गुण दिख रहा है तो हमें स्थिर गुण की चिकित्सा, मंद गुण की चिकित्सा देनी है। हाँ, हमें तीक्ष्ण गुण दिख रहा है तो हमें इधर शीत गुण की, स्थिर गुण की चिकित्सा देनी है। हाँ, इसीलिए हमने घृत सिलेक्शन किया। फिर घृत हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, उन्माद अपस्मार जो अध्याय उसमें। क्यों, क्योंकि इसके जो लक्षण है उस प्रकार के हैं, इसीलिए इसी प्रकार से प्रिसाइज द्रव्य हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। हाँ, पेशेंट को लेने में भी आसान होना चाहिए। आप बहुत सारे कल्प दोगे, बहुत सारा, फिर क्या होगा, किसी से तो ठीक ही हो जाएगा पर आपको पता नहीं चलेगा ना किससे ठीक हो गया। ठीक है ना। तो इसीलिए पहले जो बोला उस प्रकार का घृत, और जो व्यसन है वो बंद करने के बाद क्या कौन से लक्षण दिखते हैं, उस लक्षण के गुण निकालो, उस गुण के विपरीत द्रव्य निकालो। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हो जाएगी। बराबर है ना। आप लहसुन बहुत चंचल रुग्ण लग रहा है, पूरा वात मीन्स क्या बोलते हैं इसको, जिसमें कंप है, बहुत बड़बड़ कर रहा है ऐसे, तो लहसुन और ये तेल, इसका सिर्फ कॉम्बिनेशन भी ठीक कर सकता है, अगर केवल वात जनित लक्षण दिख रहे हैं तो। ठीक है ना। आपको लग रहा है कि केवल पित्त जनित लक्षण दिख रहे हैं, बहुत उसका स्वेदाधिक्य होता है, अगर उसने वो कुछ भी नहीं लिया और उसने वो चिड़चिड़ा करता है, उसको मारता है, उसको मारता है, ऐसे दिखता है, चेहरा लाल लाल हो जाता है, ऐसे केवल पित्ताधिक के लक्षण दिख रहे हैं, तो शतावरी का दुग्ध जो है अपस्मार में, वो शतावरी सिद्ध दुग्ध जो है उससे ही ठीक हो जाता है पेशेंट। ठीक है। ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि पेशेंट इतना चंचल भी होता है और सब भूल भी जाता है झट से। हाँ, उसको कुछ याद नहीं रहता इधर उधर का उधर, तो ब्राह्मी स्वरस भी काम आता है। तो ये प्रिसाइज द्रव्य है। ठीक है ना, ये क्या है, प्रिसाइज है। तो उस हिसाब से देना है। देने के लिए क्या, फिर पेटेंट अगर मार्केट में दोगे तो आपको सब शंख पुष्पी ब्राह्मी ये वो ऐसा पूरा का पूरा 10-12 इंग्रेडिएंट मिलाकर पेटेंट द्रव्य बनाए हैं, पर हम वैद्य है। हमारा काम है वचा कब देना, हमारा काम है ब्राह्मी कब देना, हमारा काम है ज्योतिषमती कब देना, हमारा काम है घृत कब देना, हमारा काम है नस्य कब देना। ये हम प्रिसाइजिंगली सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हम वैद्य है, इसलिए हम फार्मासिस्ट नहीं है। बराबर है। तो इस हिसाब से वो देना है। हाँ, पेशेंट को बहुत नींद बहुत लग रही है, उसको लग रहा है स्मृति ही जा रही है, आपको लग रहा है कि ग्रह बाधा जैसे भी लक्षण लग रहे हैं, मीन्स ऐसा भी कुछ लग रहा है। हाँ, उसके वाणी में फर्क पड़ रहा है। हाँ, जब वो कोकेन नहीं ले रहा है या फिर कोई भी व्यसन नहीं ले रहा है, उसके वाणी में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो क्या बोला है उन्होंने, वचा शहद के साथ लेने बोला है ना। तो ये प्रिसाइज है, वहाँ ब्राह्मी नहीं काम आएगी। ठीक है, वहाँ शतावरी नहीं काम आएगी। अगर जीवा जड़त्व है और ऐसे आ रहा है तो वहाँ वचा ही काम आएगी। पर मार्केट के जो इंग्रेडिएंट, मार्केट जो कल्प बनाते हैं पेटेंट, उसमें वो सभी डालते हैं, वचा भी डालते हैं, ब्राह्मी भी डालते हैं, शतावरी भी डालते, सभी डालते हैं। जो उनको जहाँ जहाँ लगा कि ये मेद्य है, ये है, वो है, वो सब उनको मिक्स कर देते हैं और टैबलेट बना देते हैं। तो इसीलिए पेटेंट के रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे जनरल प्रैक्टिशनर बाकी के लोगों की ओपीडी भर्ती है, वैसे आयुर्वेद वालों की भर्ती नहीं। वेटिंग में बैठते बैठते पेशेंट नहीं आते, क्योंकि ये ऐसे ही कर देते हैं।
तो हमारा जो ये सिस्टम थोड़ी बिगड़ गई है। जब जब MR आए सामने और वो आपको ऐसे पुस्तक लेकर आए और बताए देखो सर ये हमारा ड्रग है और ये कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाता है, हमने ये रिसर्च किया, तो उसको बोलना भाई ऐसा नहीं होता। हाँ, क्यों? उसको अगर आप बोलोगे, उसको आप आयुर्वेदिक के जो विचार है डालोगे, तो वो ऊपर के और विचार डालेगा। वो ऊपर के उसके जो ऊपर का जो हेड है उसको बोलेगा सर वो वैद्य ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं आयुर्वेद का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आयुर्वेद का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि सर ये पित्तोन्माद है तो उस पर ये हमारा काम करता है, ये हमारा हमने जो बनाया है, ये सर कपोन्माद के लिए बहुत अच्छा कारगर है, ये सर वातोन्माद के लिए कारगर है, सर ये चिंता शोक आदि अगर हेतु है तो ये कारगर है। इस प्रकार से हमारे जो ड्रग का प्रेजेंटेशन होगा तो वैद्य लेगा दवाई। वो क्या बोलते हैं, देखो ये हमने दवाई बनाई है, किसी भी प्रकार से सीजर में आप यूज़ कर सकते हो, कैसा डोज लेना वो भी बताते हैं, है ना। तो ये बहुत गलत है। तो जब जब MR आए, हम MR को एजुकेट करते हैं कि भाई ऐसा जो आपने लाया है अभी ये ड्रग या फिर कोई कॉम्बिनेशन, तो ये ऐसा ऐसा है भाई। देखो वचा काम ये करती है, ब्राह्मी काम ये करती है। ब्राह्मी आपको सोने से जगाएगी, वचा ब्राह्मी आपको निद्रा देगी, वचा आपकी निद्रा तोड़ देगी। तो आपको करना क्या है, बराबर है ना। फिर जटामासी निद्रा जनन है, फिर सर्पगंधा निद्रा जनन है, फिर ज्योतिषमती भी डाल दिए रहती उन्होंने। अरे फिर करना, आपको करना है क्या एक्चुअली पेशेंट के साथ, उसको बोलना, उसको समझाना ये गलत है, हमें क्या करना है, ठीक है ना। अगर आप 10-12 द्रव्यों का संग्रह कर रहे हैं तो वो हमारा काम नहीं है, वो मुनियों का काम है। वो बता सकते हैं कि ये सबका होने के बाद कलेक्टिवली क्या हो जाएगा। और कंपनियां खुद बनाती देते हैं जैसा उनको चाहिए उस प्रोपोर्शन में। तो उस MR को पहले एजुकेट करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कल्प दे रहे हैं वो सभी में कैसे कारगर होगा। हाँ, किसी एक दोष दृष्टि में काम होगा। अगर वो वात पर काम हो रहा है तो उसी साथ ही पित्त पर कैसे काम कर रहा है। हाँ, अगर वात का, अगर आप कोई कल्प उष्ण गुण का कल्प कोई आप बनाया हो तो पित्त पर कैसे काम करेगा, उसको क्वेश्चन करो, ठीक है। तो वो एजुकेट हो जाएगा MR। और जैसे एलोपैथी का प्रेजेंटेशन रहता है वैसा वो आयुर्वेदिक का प्रेजेंटेशन नहीं करेगा। हाँ, और फिर वो ऊपर की ओर बोलेगा। उस प्रकार से कंपनियां भी है जो है उनका जो बुकलेट है उस प्रकार से बनाएगी। फिर थोड़ी क्रांति आने लगेगी, फिर थोड़ा चेंजेस आने लगेगा, नहीं तो फिर चल रहा है ना, ऐसा है। तो वैद्य भी बोलते हैं हाँ सर वो गोली है ना बहुत अच्छी है ब्रेन के लिए। अच्छी है मीन्स क्या मतलब है ना, ब्रेन के लिए अच्छी है मतलब क्या है, बुरी कौन सी होती है ना, ऐसे होते हैं। ये भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए, बराबर है। तो इस प्रकार से परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक है, यस सर, ओके। क्योंकि देखो अगर इतना सिंपल होता था तो फिर ज़रूरत ही क्या थी ना। वात के लिए दशमूल है, ज़रूरत ही नहीं है बाकी की चीज़ों की, है ना। पित्त के लिए पित्त का काढ़ा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं बाकी की। बाकी का दूसरा कफ का गण रेडी है ना। वत्स आदि गण रेडी है, वरुण आदि वात के लिए रेडी है। फिर ज़रूरत ही क्या है बाकी की लोगों की, बाकी की चीज़ें करने की। क्योंकि हम वैद्य है, हेतु अलग अलग होते हैं, निदान अलग अलग होते हैं, संप्राप्तियाँ अलग अलग पद्धति से होती है और वो संप्राप्ति भंग करने के लिए हमें अलग अलग विचार करने पड़ते हैं। ये हमारा वैद्यत्व होता है। तो इसीलिए जो है सबको एजुकेट करो, जो इस फील्ड में आयुर्वेद में आ रहे हैं। हाँ, MR से लेकर कंपनियां तक, तो हम MR को ऐसे एजुकेट करते हैं। फिर वो MR क्या करता है, फिर ऊपर के हेडक्वार्टर को बोलता है सर वो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। तो अगले टाइम आता है तो वो ऐसे नहीं बोलता, ऐसे ऐसे बोलता है, ठीक है। चलो, हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो, आपको ये हो रहा है ना, आपको सही लग रहा है ना मैं बोल रहा हूँ वो, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही। हाँ, नहीं तो होता क्या है मालूम है, अभी देखो मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर हम इसमें ये भी यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ ये भी यूज कर सकते हैं, फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं, हाँ ये भी यूज कर सकते हैं। बुरी है कि चीज़, क्योंकि हर एक की फलश्रुति इतनी बड़ी है तो सब यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना, प्रिसाइज डिसीजन कुछ तो लेनी पड़ेगी ना। मैंने अगर ब्राह्मी घृत सिलेक्ट किया और दूसरे वैद्य ने वचा घृत सिलेक्ट किया तो मेरा ब्राह्मी घृत ही बराबर है या फिर उसका वचा घृत ही बराबर है, ये कौन सिलेक्ट करेगा, बराबर है ना। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर में के पास अगर पेशेंट आ गया तो वो सिलेक्ट करते नहीं, इसको बाबा यही एंटीबायोटिक उसको देनी ज़रूरत है, ये नहीं काम करेगी, हाँ इसका रेजिस्टेंस आया है। उसका सिलेक्शन उनका प्रिसाइज रहता है ना, रैंडमाइज नहीं रहता। तो हमारा क्यों रैंडमाइज रहे, बराबर है कि नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है पर इतना बड़ा रैंडमाइज नहीं होना चाहिए, है ना, कि एक वैद्य ने उसका निदान वातज कर दिया और दूसरे ने उसका निदान कपज कर दिया। ऐसे इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बराबर है ना। यस सर। ठीक है। और गुड इवनिंग सर।
हाँ बोलो सर, केस के बारे में पूछना है। हाँ बोलो सर, एक 26 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी। हाँ। वैसे तो उसका अभी सेकेंड साल की? चाइल्ड का था। पहला तो कितने साल की? 28 ईयर्स फीमेल है सर। 28 ईयर्स फीमेल। तो उसका सर प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आई थी। तो उसका पिछले साल कंसीव हुआ था और 7th मंथ में सडन पीआईएच बैठ के उसका जो PROM जो हुआ था, रप्चर, प्री रप्चर मेम्ब्रेन हुआ और उसके कारण बेबी का डेथ भी हो गया। उसका जो था बीपी वो कम नहीं हो रहा था, तो LSS हो गया। उसके बाद 7 मंथ के बाद अभी वो कंसीव हो गई। तो सर पहले मंथ से उसको ना फेशियल नेचुरल कंसीव हो गई सर। और पहले महीने से उसके पूरे चेहरे पे शोथ था। और सुनो, पहले महीने से। एक मिनट सुनो, अभी दूसरी बार भी कंसीव हो गई है क्या वो? हाँ, दूसरी बार भी कंसीव हो गई। 7 मंथ गैप रखा और उसके बाद उसको नेचुरल कंसेप्शन हो गया। ओके, हाँ ठीक है। पहले पहला इंसिडेंट होने के बाद। हाँ। तो नेचुरल कंसेप्शन के बाद सर पहले मंथ से ना उसको चेहरे पे फेशियल एडिमा ऐसा था और HB कम ऐसे पेला दिख रही थी वो। बाकी सब वेट वगैरह बहुत अच्छा था। और 4th मंथ से सर उसका फिर कम हो गया सर। वोमिटिंग, थोड़ा सा नौशिया वगैरह था, तो कम होने के बाद 4th मंथ में वो पूरी नॉर्मल हो गई। और 5th मंथ से फिर बाद से सर उसको थोड़ा सा पेल दिख रही और उसका बीपी भी 110/70 ऐसा ही रहता है, लेकिन फेस का एडिमा। इसलिए मैंने तो उसको सुवर्ण मालनिवासन पहले से चालू किया था। वो टॉर्च पॉजिटिव है सर। तो उसके टॉर्च के जो पार्ची वायरस थे वो उसका रेशो भी IgG-IgM दोनों पॉजिटिव है। तो उसको मैंने टॉर्चनिल जो अपने आती है ओसिन फार्मा की, वो मैंने पहले भी चालू की थी और अभी भी चालू है। और उसको सुवर्ण मालनिवासन गर्भ पाल रस या अपना अभी तो उसका 7 मंथ चल रहा है, तो मधुमालिनी वसंत उसको दे रही हूँ और गर्भ चिंतामणि भी दे रही हूँ, शतावरी कल्प भी दे रही है। और घृत में सर अभी मैंने ब्राह्मी घृत चालू किया है उसको। लेकिन सर उसका बीपी नॉर्मल दिखता है, पेशेंट वेट भी ज्यादातर गेन नहीं है उसका, लेकिन फेशियल एडिमा कम नहीं हो रहा। और बीच में एक आध बार वो कोई मानो की टमाटर खाया, मानो की अपनी मेथी की सब्जी रहती है वो खाई, मानो की ऐसे थोड़ा भी नींबू शरबत लिया, तो दूसरे दिन ना सर पूरे चेहरे पे और पैरों पे उसको एडिमा आता है। क्या और नींबू आम्लरस खाया तो? नींबू खाया, आमरस थोड़ा भी। और उसको खुद का ऐसा लग रहा है सर कि अंदर से हीट बढ़ी हुई है और वो बोलती है कि अंदर से ऐसे ही मुझे जलन महसूस, पाँव में दाग हो जो बोलते हैं ना, वो पित्तजन्य ऐसे टिपिकल दिखती है सर। तो मैंने उसको सुवर्ण सुचेकर की मात्रा भी दी है सबलिंगुअली, सुबह ले जब तुम्हें ऐसे लगा तो सुवर्ण सुचेकर लेने को बोला है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया सर। मैंने मेरे एक सर थे अवार्ड सर, उनको भी ये डिस्कस किया था, तो उन्होंने उसको रक्तगत वात बोला था, लेकिन मुझे उसमें संप्राप्ति नहीं समझ आ रही है सर कि क्या हो रहा है। अभी 2 बार उसके एबॉर्शन हो गई, ठीक है? हाँ, ठीक है, एबॉर्शन हो गए। अब गर्भ जो है वो पहले ही उसके समय के पहले ही निकल गया है। अब निकल गया है, गर्भाशय छोड़ दिया है उसके। अब प्रॉपर नॉर्मल क्या होता है, जब ऐसे आम गर्भ निकल जाता है तो उसके बाद जो होना है उसको उसके आम गर्भ निकलने के बाद जो शास्त्रकारों ने कहा है तो उसको ब्रोहण करना चाहिए। और पहले उसको जो गर्भाशय शोधन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भाशय में जो रक्त है वो अगर नहीं गया हो, थोड़ा भी रह गया हो, तो उसकी विषाक्तता आती है और फिर सूतिका ज्वर, ये सब ज्वर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो पहले वो गर्भाशय शोधन हुआ नहीं है और ऐसे 2 बार हुआ है, ठीक है? और फिर प्रेगनेंसी रह गई है। अब वो जो रक्त में गई हुई विषाक्तता है, जो उष्णता है या फिर पित्त प्रकोप हम बोल सकते हैं, तो वो अभी वो दिखाएगा। अभी गर्भ आया है तो गर्भ का उदावर्तजन्य वात प्रकोप और ये जो विषाक्तता है वो ये साथ में मिलकर ये सब चीजें कर रही है। बराबर है। अभी क्या हो गया, एक पहली बात तो हमने गलत कर दी कि जब ऐसा होता है तो शोधन होना चाहिए। उसको गर्भाशय शोधन अच्छा होना चाहिए, गर्भ स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बाद में ही चांस लेना चाहिए। बराबर है ना?
हाँ, वो तो ठीक है। मैंने बोला था, हाँ, लेकिन उसको ठीक है। नेचुरल अभी अभी जो है आप जो है उसको वात रक्त की दवाइयाँ दे दो, चालू कर दो। हाँ, अमृता 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 जो है, अगर उसको आपको गीली अमृता मिल गई, हाँ फ्रेश अमृता, तो उसका क्षीर जो है वो एक दिन में एक बार दे दो, बाकी कोई भी दवाइयाँ मत दो, ठीक है। सर उसको शीरपाक देना का? हाँ, शीरपाक देना, शीरपाक देना है। हाँ, मेरे बाकी पास है अमृता, गुड़ुची ना सर? हाँ, गुड़ुची। बाकी कोई दवाई मत दो, कोई भी मत दो, ठीक है। हाँ, और मासिक जो आते हैं उस प्रकार वो चालू कर दो। हाँ, पहली गलती हो गई है कि हमने गर्भाशय शोधन हुआ नहीं, जीरक से होना चाहिए। हाँ, किसी से तो गर्भाशय शोधन होना चाहिए, क्योंकि कैसे रहा कि उसका जो बेड रेस्ट के लिए उसको 7 मंथ रखा गया था, उस टाइम पे सिर्फ टॉर्शनिल एक ही चालू और फॉलिक एसिड की थी, तो उसको उतनी ही रह गया और उसको पता नहीं था। जब उसकी मिस हो गई मेंसेस, तो फिर मुझे अभी हमारा काम क्या है, इसका गर्भ पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वात पित्त का, नहीं तो गर्भ वात पित्तात्मक व्याधि लेकर आएगा, कोई भी व्याधि जो उसके बीजावयव पहले दुष्ट हो, कुछ भी हो, तो उस हिसाब से जाएगा। तो पहले हमें ये जो काम करना है वो इस पर काम करना है। कौन सा? अमृता और दुग्ध। हाँ, ये पहले चालू करो। संप्राप्ति ऐसे घटी है जो मैंने अभी बोला हो, हाँ उसी प्रकार घटी है। हाँ, इसीलिए सुति का ज्वर आया है। अगर वो गर्भाशय शोधन नहीं अच्छे तरह से हो गया तो क्या हो जाता है, ज्वर आ जाता है। हाँ, प्रताप लंकेश्वर रस जो ये आते हैं ना, तो उसमें आते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको उसको? हाँ बोलो सर। अभी पेशेंट कंसीव है, 7 मंथ उसमें क्या चल रहा है उसका, इसीलिए तो इतने कल तो मत दो उसको। आपने जो जितना दिया ना, इतना वो डाइजेस्ट कब कर पाएगी, है ना? घृत ये वो है ना उस। ठीक है सर। तो स्वर्ण निवसन भी हटा दूं? सब हटाओ, सब हटाओ, और भी सब हटाओ, सिर्फ अमृता देने का। हाँ, और मासानुमासिक जो आपकी चालू है 7 मंथ की, वो सिर्फ देना उसको। गुड़ुची का। सर गर्भ के लिए, गर्भ के लिए क्या? मासानुमासिक जो है उस महीने की दे देना, उस महीने का काढ़ा दे दो। गर्भपात वगैरह जरूरत नहीं। मासानी मासिक उस महीने का दे दो। घृत जो खाना खा रहे हैं वो तीखा नहीं होना चाहिए। गर्भिणी चर्या जो है वो पालन, हाँ गर्भिणी चर्या जो है वो पालन कर दो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अमृता कितने दिन देना है सर उसको? शीरपाक अभी जब तक उसको ये लक्षण जो है पित्तात्मक वो कम नहीं हो तब तक 2-3 महीने तो दे दो। मैंने उसको सर शीरपाक दिया था। गोक्षुर, शतावरी और गुड़ुची का मिक्स शीरपाक सुबह चालू किया है। हाँ, चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। और ये शीरपाक देखो, ये गुरु है कल्पना, ठीक है। तो डाइजेशन होना चाहिए। हाँ, बाकी कल्प नहीं ज्यादा देनी, वही शीरपाक ही सब एक बार दे दो बस, ठीक है। और हेलो, ठीक है सर। और पित्त वर्धन करने वाला कोई जो है आहार विहार वो सब बंद कर दो, अगर खा रही हो तो, ठीक है। तो सर मैं स्वर्ण सूचक दे रही हूँ पित्त के लिए, तो वो भी बंद करूँ? जरूरत नहीं पड़ती है, इतने में काफी हो जाता है। हम कभी यूज ही नहीं करते ये चीजें। हाँ, ठीक है। सर ऐसे स्वर्ण की औषधि रोकनी चाहिए सर। और जो आपने जैसे बताया कि देखो ये कल्प जो है ये किससे, ये सुनो, ये जो स्वर्ण कल्प है तो कंपनियां क्या करती है, आपको लगता है इतनी पुड़ देती होंगी, इतनी बराबर से स्वर्ण भस्म बनाती होंगी। मैंने अच्छे कंपनी का स्वर्ण भस्म दिया था, एक बार काला आया था, एक बार गोल्डन कलर का आया था, ठीक है। हमें दोष नहीं देना है कंपनियों पर जितनी प्रोसेस क्रिटिकल हो जाती है कल्प बनाने की, उतनी नंबर ऑफ एरर बढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे अवस्था में तो हमें चांस नहीं लेना चाहिए। एक तो किसी वैद्य ने खुद बनाया हुआ होगा, आपने उस वैद्य की विश्वासार्हता देखी होगी, हाँ, तो उससे डायरेक्ट ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करो काम। दूसरी बात जो है गर्भिणी चर्या, हाँ आपका माइक बंद करो। हाँ, तो गर्भिणी चर्या आपको मालूम नहीं होगी तो एक कागज पूरा लिख कर दे दो उसको कि उसको लाल वस्त्र नहीं पहनने हैं। हाँ, अनानास जैसी चीज़ें जो है, पाइनएप्पल जैसी चीज़ें नहीं खानी है। हाँ, शिगरू जैसी चीज़ें, जो चीज़ें आपको लग रही है उसमें दी है, तो उस प्रकार की चीज़ें नहीं खानी है। उसको दधी सेवन करना नहीं है। हाँ, उसको मत्स्य सेवन करना नहीं है। हाँ, ये सब बताओ, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर ने, किसी ने बोला होता है कि फ़िश खाओ प्रेगनेंसी में, तो अभी इस कंडीशन में हम नहीं खा सकते, तो उनको बोलना ये नहीं खाना है। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं ना गर्भिणी की, वो उनको फॉलो करने बोलो, ठीक है। अभी
सर उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन का भी सहारा लिया था ओपिनियन लेने के लिए, तो उन्होंने उसको लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन चालू करने के लिए बोला है। वो भी रक्त तो ये पतला कर सही है देता क्या है। ये? नहीं, कुछ जरूरत नहीं। वो उसको लेना नहीं है, लेकिन वो एक ओपिनियन लेने के लिए गई थी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो बोलते कि हर रोज तुमको लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन देते हैं, फिर उससे खून पतला हो जाता है। ठीक है, उनको भी वही संप्राप्ति लगती है वात रक्त की। 150 mg देना। हाँ, क्या जरूरत नहीं, सिर्फ इतना करो। चालू करना चाहिए। हाँ, हमने जो बोला है उतना चालू कर दो। ठीक है, देखो गर्भिणी है तो गर्भिणी के बाद अभी उसको स्तन्य होने वाला है आगे, बराबर है ना। बच्चा होने के बाद क्या होना चाहिए, स्तन्य पर काम होगा ना। तो रस धातु स्तन्य, उसका पहला प्रेफरेंस स्तन्य वाला होना है कि रक्त करना है, स्तन्य करना है, बराबर है ना। हाँ, तो HB विष भी इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। थोड़ी अगर पांडुता आ गई तो भी ध्यान मत दो। ठीक है, हमारा काम है स्तन्य होना चाहिए अच्छा। ठीक है, ओके। और वो शोथ जैसा चेहरे पे आ रहे जो हम, वो हो जाएगा, वो आंखों पे भी शोथ कम हो जाएगा वो पुरुष से। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो अभी। सर इस केस में हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रक्तगत बात है या रक्त आवृत बात है? ये बोला ना मैंने संप्राप्ति अभी। संप्राप्ति कैसी हुई है? रक्तगत विषाक्तता हो गई, उसके कारण गर्भाशय शोधन ही नहीं हुआ है। गर्भाशय शुद्ध होना चाहिए ना, दूसरे गर्भ स्थापन के लिए पहला गर्भाशय शोधन होना चाहिए, बराबर है ना। तो हुआ ही नहीं है, 2 बार एबॉर्शन हुए, बराबर है। अब गर्भिणी में होता क्या है, उदावर्तित वात होता है। क्यों? क्योंकि गर्भ का उदर स्थापन होता है, अपान क्षेत्र में गर्भ आ गया तो जनरली उदावर्त होता है। उदावर्त के लक्षण दिखते ही है, छर्दी दिखता है, कास दिखता है, वो पेट थोड़ा ज्यादा खाए तो गुरुता आ जाती है, ये कॉमन ही है क्योंकि गर्भ उधर बढ़ रहा है, बराबर ना। और उसके उदावर्तवाद के साथ ये आ गया है, कौन सा, पहले का जो गर्भाशय शोधन नहीं हुआ है वो चीजें। ठीक है ना। हाँ, तो सर ये अजीर्ण के लक्षण में भी अष्टांग हृदय में दिया हुआ है कि अक्षिगंड शोथ आता है, तो सर उसको होता है, होता है, उसमें भी होता है, अजीर्ण में भी आता है शोथ। शोथ के बहुत से कारण हैं, अजीर्ण में है, पांडु में है, बहुत से है। शोथ के कारण जितने हमें मालूम है उससे कई गुना कारण ग्रंथों में दिए हैं शोथ के। सिर्फ वायु का सेवन ये शोथ का कारण होता है। गलत ट्रीटमेंट होना, ये अभी एक प्रेग्नेंट एबॉर्शन हो गया और गर्भाशय शोधन नहीं हुआ तो ये गलत ट्रीटमेंट है। तो चिकित्सा का अगर विभ्रम हो गया तो भी शोथ आता है ना। यस सर। हाँ, मलबद्धता आ गई तो उसमें भी शोथ आ जाता है। तो शोथ के बहुत कारण हैं, तो इसीलिए जो शोथ में कल्प आए हैं उसकी अगर फलश्रुति देखोगे तो शोथ, उदर या फिर गुल्म, प्रतिशाय, अजीर्ण, ऐसे बहुत से व्याधि है और कल्प एक है। ठीक है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी में 2-3 एबॉर्शन हो गए तो जो मनोदैन्य आता है वो मनोदैन्य भी शोथ का कारण है। ठीक है, तो इतने लेवल पर काम होता है आयुर्वेद का। ठीक है ना। इसीलिए आप वो गुणाद्रक योग ये सब कल्प देखोगे तो उसमें मनोविकार भी आया है। क्या है? कल्प आया है शोथ में। ठीक है। हाँ, तो शोथ में कल्प आया है। पांडु आपने बोला, ठीक है हम मान जाएंगे। प्रतिशय बोला, ठीक है हम मान जाएंगे। प्रमेय बोला, वो भी हम मान जाएंगे। उसमें फलश्रुति में मनोविकार आया है। देखो तो किस लेवल पर आयुर्वेदिक औषध काम करता है ना। तो इस हिसाब से शोथ के बहुत से कारण हैं। अगर वो कारण देखोगे तो आपको बहुत से कारण मिल जाते हैं। तो चिकित्सा विभ्रम ये भी एक शोथ का कारण है और ये दिखता है व्यवहार में। हाँ, और सर और एक केस के बारे में पूछना था, पूछो। हाँ, पूछो। हाँ, सर एक मेरा पेशेंट आया था, वो नॉन केस ऑफ कोविड था। कोविड के पहले उसका प्रोफेशन सर शुगर फैक्ट्री के पास ही उसका ऑफिस था। तो जो वो गैस का जो रहता है पोल्यूशन, तो उसको पोल्यूशन के कारण भी थोड़ा सा ब्रेथलेस रहता था। और कोविड पहले फेज
कोविड के पहले ही उसको थोड़ा सा ब्रेथलेस होता था। उस टाइम पे थोड़ा सा फैटी लिवर चेंजेस आए थे और रीनल डिसीज करके ऐसा आया था। उसके बाद फर्स्ट फेज में उसको कोविड भी हुआ और उस टाइम पे उनको रेमडेसिविर वगैरह भी चालू कर दिया हॉस्पिटलाइज करके। तो अभी पेशेंट का कंप्लेंट यही कि डायफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें सर ऐसे लगता है जड़ता लग रही है और थोड़ा सा बोलने के बाद वो इतना ब्रेथलेस होता है कि मुंह से आवाज ही नहीं निकलती और सैचुरेशन उसको रात को बहुत कम होता है, इसके लिए और उसको O2 कॉन्सेंट्रेटेड लगाना पड़ता है। और पेशेंट का सीटी स्कैन करवाया दिया है तो उसमें उन्होंने इंटरस्टिशियल लंग डिसीज क्वेरी ऐसे किया है और उसमें रीनल डिसीज और फैटी लिवर चेंजेस ऐसे बोल दिया है। लेकिन सर उसका जो बिलिरुबिन वगैरह है वो भी अच्छा है, SGOT SGPT अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बॉर्डरलाइन बड़ा है लेकिन ना कि डी डाइमर बढ़ा हुआ है, ना फेरेटिन बढ़ा हुआ है, ना CRP बढ़ा हुआ है। लेकिन ये पोस्ट कोविड के बाद ही उसको ज्यादा हुआ है। पोस्ट कोविड के पहले उसको थोड़ा सा ब्रेथलेस था क्योंकि उनका जो ऑफिस था उसको पोल्यूशन, अभी वो 35 ईयर से ऑफिस चला रही है तो वो बोलते हैं कि वो पोल्यूशन के कारण मुझे थोड़ा ब्रेथलेस पहले होता था। लेकिन अभी इतना कि कभी कभार ऊपर से जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर से हवा गले में आ गई तो थोड़ी देर अटकी रहती है, उसके बाद उनको बोलने का मन करता है फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकलती इतना। और थोड़ा 10 मिनट चले या थोड़ा ही चलने पर भी उनको बैठने का मन करता है, नहीं तो वो चल भी नहीं सकते, इतना ब्रेथलेस होते हैं। तो इसमें सर संप्राप्ति का कैसे करें? और ना कि उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन ने उनको ना प्रेडनिसोलोन 8 mg करके TID डोज में मानो कि 2 महीने से चालू है और उनको बोलते हैं कि यही चालू रखना है। उनको विडेसाल रेस्प्यूल वो दिन में 3 बार लेने को बोल रहे हैं, ओराकॉर्ड फोराकॉर्ड वो भी उनको चालू कर दिया था। तो ये थोड़ा सा इस केस में हम कैसे विचार करें? ठीक है। और मेरे लिए पहली केस है सुनो, कि अभी पहली केस ही क्रिटिकल ले लिया आपने, ठीक है। तो अभी उसकी उम्र कितनी है उनकी? अभी 62 ईयर्स है पेशेंट। 62 है। हाँ, अभी मैं गाइड कर रहा हूँ आपके हिसाब से, आप युक्ति प्रमाण से कल्पना ये करो। हाँ, अभी क्या क्या है, एक तो कोविड होकर गया है, ठीक है, बराबर है। हाँ, तो व्याधि के कारण उत्पन्न क्षय भी है, धातु क्षय अवस्था भी है। दूसरी बात, कोविड में जो दवाइयाँ दी है और वो इनहेल जो कर रहा था वो सब विष भी है, विष का भी विचार है। हाँ, क्षय का भी, धातु क्षय का भी विचार है और विष का विचार है। जो विष जो है सांस में जाती है, हाँ, मीन्स फेफड़ों में जाते हैं, उस विचार करते समय हमें क्या करना है, जो फुफ्फुस है वो शोणित फेन फुफ्फुस है, ठीक है। तो ये जो विष है वो रक्तगत गए हैं, हाँ, ऐसा हम सोच सकते हैं। और रक्तगत अगर विष गए तो जो दवाई है वो श्लेष्मा तक है, ठीक है। तो श्लेष्मा तक जो है, मैं प्रिसाइज दवाई बता रहा हूँ, आप अगर डिटेल और केस लेोगे तो और कुछ अलग भी निकलेगा। हाँ, तो श्लेष्मा तक है, औदुंबर है। हाँ, ये जो सब जो है वो दवाई जो है वो रक्तगत विष में बहुत काम करती है। उस विष के परिणाम, हाँ, उनको अगर स्वेदाधिक्य है, पित्ताधिक्य है, ऐसे कुछ लग रहा है तो विषग्न द्रव्यों में चंदन आदि जो द्रव्य है उनका आप प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात, विष अध्याय में सुनो, हाँ सुनो, तो विष अध्याय में जो धूपन द्रव्य दिए हैं, अलग अलग धूपन द्रव्य दिए हैं, तो ये अलग अलग विषग्न धूपन है, उसका भी प्रयोग करो। हाँ, क्योंकि क्यों, आप माइक बंद कर दो। माइक बंद कर दो। तो जो उन्होंने जो विषय जो है इनहेल किए हैं उसका भी परिणाम है, तो हमें जो दवाई देनी है वो उसी मार्ग से देनी पड़ेगी। तो विषग्न जो द्रव्य आए हैं तो उसमें विडंगा आया है, हरिद्रा आई है, अलग अलग विषग्न द्रव्य आए हैं जिनके धूप देना है, ऐसे ग्रंथकारों ने दिया है। तो वो धूप भी चालू कर दो जहाँ वो है वहाँ पर। हाँ, तो दूसरी बात, तीसरी बात, रक्त का हमें अच्छा प्रसादन करना है। हाँ, रक्तगत उष्णता कम करनी है। हाँ, ऐसा अगर हमने विचार कर दिया। विष जो है वो पित्त का उसका स्वभाव रहता है, वो मालूम है आपको, है ना।
तो हाँ। है ना, मालूम है ना, पित्त प्रकृति हो, पित्तज ऋतु हो, पित्त काल हो तो विष संकट बोलते हैं उसको। तो ऐसा कुछ संकट है तो वो पहले दूर करो। हाँ, मीन्स वो तीखा खाना खा रहे हैं वो तो बंद कर दो। हाँ, ऐसे कुछ है वो बंद कर दो। हाँ, विष संकट नहीं होना चाहिए, विष को अनुकूल स्थिति नहीं होनी चाहिए, वो बंद कर दो। हाँ, और रक्तगत विष, रक्तगत ज्वर, ऐसे अगर हमने निर्णय किया तो रक्तपाचक हमें देने चाहिए, तो रक्तपाचक भी एक साइड में चालू करो। फिर इससे बाद अभी उनको नाखून पांडुता दिख रही है क्या? नहीं सर, हाँ, बाकी ठीक है। कुछ तो हाँ, ये चालू कर दो। अब दूसरी बात, ये तो हो गया क्या क्या करना, मैंने बोला कि एक तो धूपन बोला मैंने, दूसरी बात रक्तगत विष में क्या आता है, श्लेष्मातक आता है, तो श्लेष्मातक का प्रयोग होना चाहिए। श्लेष्मातक का रूट लेना, हाँ, श्लेष्मातक का रूट लेना, नहीं तो त्वक लेना। हाँ, और वो त्वक जो है कैसे देना है? पानी के साथ पानी के साथ उगाल कर लेना। अगर फ्रेश मिल गई तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो सर उदुम्बर वगैरह मिलेगा हमारे यहाँ? हाँ, तो बहुत बढ़िया। हाँ, उदुम्बर मिला तो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो जो लेना है वो किसके साथ, पानी के साथ। ये कौन सा विचार किया मैंने, रक्तगत विष। हाँ, अब हमें रक्तगत ज्वर, ऐसे अगर हमने ये कर दिया तो हमें रक्तपाचक देने चाहिए। हाँ, तीसरी बात हमें क्या करना है, अभी उसकी शक्ति हानि हो गई है ना, उसको बल भी देना है। हाँ, तो उसको मांस का ब्रोहण होना चाहिए और रक्त का भी ब्रोहण होना चाहिए। ऐसे अगर हमने करते थे तो मनु का बिनु का जो है उनका सेवन उनको करना चाहिए। तीसरी बात जो है, अगर फेफड़ों में ये स्टेरॉइड और ये हाइड्रोकॉर्टिसोन और ये सब से क्या हो जाता है, उनको आदत लग जाए और रुक्षता भी आ जाती है और इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। तो वो फेफड़ों का इन्फ्लेमेशन कम करना है। हाँ, तो उसके लिए कंटकारी ये बेस्ट दवाई है। हाँ, तो कंटकारी अवले दे सकते हो, नहीं तो उसका चूर्ण जो है आपके युक्ति प्रमाण से उसको चालू कर सकते हो। तो ये गाइडलाइन है, इसके भी विपरीत या फिर इसके और आप कुछ ऐड करके उस पेशेंट का विचार कर सकते हो। फिर एक बार उसको सांस कम होने लगी, उसको ताकत महसूस होने लगी, तो उसको अब धीरे धीरे ब्रोहण करना है। ध्यान रखो कि कर्षण नहीं करना है, वो पहले से ही कर्षित है, ठीक है। मॉडर्न में जब सांस फूलती है तो हम उनको क्या है, म्यूकोलाइटिक कर देते हैं, कर्षण करते हैं। हाँ, कफों का कर्षण करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि बाद में जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो श्वास है, तो श्वास की संप्राप्ति वात से शुरू होती है। ऊर्ध्व वायु परिकर्तो, है ना, प्रतिलोमम यदा वायु श्रोतांसि प्रतिपद्यते, शुरुआत वायु से है, ठीक है। और वायु प्रतिलोम क्यों होता है, क्योंकि उसको कफ का अवरोध है, वो कितना है, वो कम है, और प्रतिलोमित होता है वायु होता है। और वो कर्षण इतना हो जाता है मॉडर्न में, तो प्रतिलोम वायु बढ़ता है और महाश्वास में पेशेंट जाता है और क्रिटिकल हो जाता है। तो वो जो फेफड़े हैं वहाँ परुषता खरता भी आई रहते हैं। इसलिए हमारे इसमें श्वास की ट्रीटमेंट पहले सैंधव, आक्त लवण सैंधवम ने करना है। मीन्स जो सैंधव है वो तेल में लेना है, हाँ, और बहुत मात्रा में वो तेल जो है वो लगाना है। ये हमारी ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमको म्यूकोलाइट भी करना है, हमको कफों का विलयन भी करना है, वातानुलोमन भी करना है, और वहाँ आई परुषता खरता को भी दूर करना है। इसलिए हमारी इस प्रकार से ट्रीटमेंट है। हमारे ट्रीटमेंट में धातुओं के बल का भी विचार किया जाता है, जो आधुनिक वैद्यक शास्त्र में किया नहीं जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट करो। एक बार उसको बल अच्छा लगने के बाद फिर अभ्यंग भी चालू कर दो। ऐसे धीरे धीरे करो, क्योंकि अभी पेशेंट बहुत कर्षित है, व्याधि से पहले से ही व्याधि हो चुकी है, तो उसका बल बहुत कम है, अग्निबल भी कम है और सभी धातुओं का बल कम है। तो धीरे धीरे मानसिकता भी उसकी सर थोड़ा सा बिगड़ी हुई है। हाँ, तो रिंगणी जो है ना, हाँ, रिंगणी जो है वो दो प्रकार से काम करती है। आपकी फेफड़ों की सूजन भी कम होती है, वो शोथकने में भी आई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक द्रव्य के बारे में बोलूँ तो 1 घंटा जाएगा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो रिंगणी जो अगर दे दी तो वो शोथकनी भी काम करती है, फेफड़ों का सूजन भी कम करती है और अग्निमांद्य भी दूर कर देती है। हाँ, तो इस प्रकार से वो रिंगणी का प्रयोग कर दो। दूसरा बात, रक्तगत विष जो बोला है वो, और रक्तपाचक बोला है वो, तो इस प्रकार से क्या होगा, रक्त अच्छा होने लगेगा, धीरे धीरे उसका फेफड़ों की ताकत बढ़ने लगेगी और फिर ये सब चीज़ें होने लगेगी। अभी डायरेक्ट पेशेंट हमने देखा नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है, और उसका विचार करो आप। ठीक है सर, मैंने उसको वासा अवले भी बोला था, रक्तपाचक भी मैंने उसको चलता है। अब देखो क्या होता है, अवले जो कल्पना है वो गुरु हो जाती है, हाँ, और वासा जो है वो रुक्ष कल्प है। वासा के लिए संप्राप्ति रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति चाहिए। उसने तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही, ऐसे अन्नपान किया है, कुलथ सेवन किया है, ऐसा बहुत अन्नपान किया है और रक्तगत संप्राप्तियां हो गई है।
हाँ, इसमें ब्रेन हेमोरेज हुआ है, ऐसे कुछ भी, हाँ, रक्तपित्तजन्य, तो उसमें वो वासाघृत जो है वो बहुत, घृत या फिर वो अवलेह जो है वो बहुत कारगर है। अभी हमें क्या है, हमारा अग्निमांद्य भी है, पेशेंट का अग्नि भी इतना अच्छा नहीं है, बल भी अच्छा नहीं है, तो हमें जो कल्पना देनी पड़ेगी वो उसको इजी फॉर डाइजेशन भी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके सर। चलो फटाफट बोल रहा हूँ ताकि सबके क्वेश्चन हो जाए। हेलो, हाँ बोलो। सर मॉडर्न में जो फंगल इन्फेक्शन या हम ददरू कहते हैं, इसमें जो एकदम से कंडू रहता है, तो ऐसे इसमें हम क्या विचार कर सकते हैं? अभी पिछले ही कल के लेक्चर में इसके बारे में बहुत बोला है मैंने, तो क्या क्या होता है, ददरू होता है, हाँ अभी फास्ट बोलता हूँ, हाँ फास्ट। 10-15 साल पहले जब डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस रहती थी, तब ये जो कंडू होता था, स्केबाई के इन्फेक्शन फंगस दिखती थी, तो 14-15-20 रुपए की क्लोट्रीमाइजोल, प्लेन क्लोट्रीमाइजोल की क्रीम से वो जाता था। हाँ, जहाँ फंगस है वहाँ एंटी फंगल क्रीम, जहाँ बैक्टीरिया है वहाँ एंटीबैक्टीरियल क्रीम, हाँ, जहाँ एलर्जिक है वहाँ स्टेरॉइड जैसे क्रीम, एंटी एलर्जी क्रीम। ये पैटर्न है, ठीक है। पर इन्होंने क्या कर दिया, बाद में क्या हो गया, उसके साथ उन्होंने स्टेरॉइड का ऐड करना चालू कर दिया, फिर क्लोट्रीमाइजोल आ गया, उसके साथ बीटामेथोन आ गया, उसके साथ फिर जेंटामाइसिन भी आ गया, फिर उसके बाद जो क्रीम आने लगी, फिर वो ट्राइबेन प्लस आ गई, हाँ, ग्लोबेन प्लस आ गई, ऐसे प्लस 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 करते गए वो। अब होते क्या गया, फिर ददरू आता था, उन्होंने रात को क्रीम लगाई, सुबह कंडू जाता था, दूसरे दिन क्या होता था वो कंडू आता ही नहीं था। फिर 4-5वें दिन स्केबाई के बैक्टीरिया बढ़ते थे, तो वो विद ताकत से बढ़ते थे, हाँ, और उसमें रेजिस्टेंस आ गया। स्टीरॉयड का जो लेपन है त्वचा पर लगाने के बाद क्या हो जाता है, तो त्वचा की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, क्योंकि स्टीरॉयड क्या है, इम्यूनो डिप्रेसेंट है ना, तो खुद की त्वचा, वहाँ की जो त्वचा है उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, और त्वचा जो फंगस को मारने वाली है वो मार नहीं पाती। तो एक तो फंगस भी ताकतवान होता है और त्वचा भी उसकी इम्यूनिटी कम होती है, और इसके वजह से अभी जो ये इन्फेक्शन है वो, अभी जो ये फंगस के जो व्याधि है वो जाते नहीं है ना। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो मैंने कल के लेक्चर में सब कुछ बोला है, तो अभी मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा, नहीं तो क्या होगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है। हाँ सर, हाँ। लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती है ना? अभी ग्रुप में हो ना आप ग्रुप में हो क्या, देववाणी ग्रुप में? नहीं सर। आपको लिंक किसने दी? मिल गई सर, ऐसे एक फ्रेंड ने दिया। अरे किसी ने तो दिया, तो उस फ्रेंड को बोलो कि लेक्चर की लिंक है क्या। हाँ ठीक है सर, उनसे पूछूंगी मैं। थैंक यू। ठीक है, हाँ बोलो, तो ग्रुप ज्वाइन कर दो। बोलो फटाफट बोलो, फास्ट, ताकि सबके क्वेश्चन। सर एक फीमेल पेशेंट है 17 इयर्स की, 17 साल की। सर जी सर, तो सर वो अभी उसने हॉस्टल में एडमिशन कराया है, और पहले जब घर में रहती थी तो उसको पीरियड्स अच्छे से आते थे, तो अभी जब से हॉस्टल में आई है तो एक बार दिवाली में उसका पीरियड्स आया था, और अभी तक उसका 4 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आए। तो मैंने ये सोचकर उसको रस प्रवर्तनी वटी वगैरह दी, तब तक उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, बट रस प्रवर्तनी वटी देने के बाद भी उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, तो मैंने उसको फिर सोनोग्राफी के लिए भेजा। तो सर उसमें उसका क्या आया है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस ही खाली 3 से 4 mm आई है, बहुत कम थिकनेस आई है, और उसमें उन्होंने बोला है कि छोटे छोटे फॉलिकल्स 1, 2, अभी देखो 3, सुनो, 4 ऐसे। अभी ये जो आपने केस बोली है, यही केस पर ये लेक्चर नहीं, पिछला लेक्चर नहीं, पिछले के पिछला, हाँ, एक लेक्चर पिछला, उसमें मैंने सब बताया है, हाँ, क्यों होता है। हाँ, तो वो ये करो, रजोपर्वतिन देने के बाद भी पीरियड नहीं आते, हाँ, ये क्यों नहीं आते, वो उसका मैंने जो है वो पिछले लेक्चर के पिछले, कल का नहीं, उसके पहले का, हाँ, उस लेक्चर में पूरा बोला है, वो लेक्चर देख लो, ताकि वो वापस मैं वही बोलूँगा, फिर जिन्होंने सुना है उनको ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे ओके, नेक्स्ट। देखो ऐसे नहीं होता, हाँ, आवृत्त को किससे है, आपको इनको ही बोल रहा हूँ कि आवृत्त किससे, अगर रक्तावृत्त होगा और इसके कारण होगा तो आप रजो प्रवृत्ति दो, कुछ लता करें दो, कुछ भी हो, इससे नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो देखना चाहिए, हाँ, किसके वजह से हो गया, हाँ, वो हेतु देखो, और बाद में ऐसे व्याधि प्रतिनिक दवाई ऐसे नहीं देनी कभी भी, हाँ, ये व्याधि प्रतिनिक है ना, तो ऐसे नहीं देनी, हाँ, कभी भी हेतु देखना है, हेतु प्रतिनिक चिकित्सा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पूछो। सर कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है कि बहुत साल पहले बंद हुआ होगा, फिर से पानी क्या आवाज घूम रहा है आपका? हेलो,
बाहर हो क्या आप? हाँ बाहर। हेलो, आज अभी आ रहे हैं बराबर से? बाहर बैकग्राउंड साउंड बहुत है। पूछो, क्वेश्चन पूछो फटाफट, 2 क्वेश्चन लेंगे हम। आप लिख कर दे लो, लिख कर मैसेज करो, मैसेज करो। हाँ बोलो, कोई पूछो क्वेश्चन। सर नमस्कार। बोलो। सर एक पेशेंट है एंड उसकी वेट जो है 80 kg है। कितने साल का है? सर 40 years ओल्ड है लेडी। हाँ। तो सर उसको जो है ना अभी फेस पे उसके बहुत तिल कालक जैसे ना वेट कितना है? बहुत सारे हो रहे हैं। 80 kg है। 80? हाँ सर। तो उसको फेस पे बहुत स्पॉट डिफरेंट काइंड के हो रहे हैं और उसको अभी कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले उसको कफज सिराशूल हुआ था साथ में। उसको पहले क्या हुआ था? किसके वजह से आई है आपके पास? सर मेरे पास तो पहले कफज सिराशूल के लिए उसने ट्रीटमेंट लिया। कफज सिराशूल में क्या लक्षण थे? सर एक तो उसको कफ बहुत आता था, भारीपन बहुत आता था सर, बिल्कुल ठंडा जकड़ा सा ऐसे ही रहते थे। ठीक है। तो वो तो काफी ठीक हो गया, नस वगैरह मैंने आड़ू तेल ये सब से और ट्रीटमेंट देके वो ठीक हो, काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। और बट अभी जो है वो मेरे पास दोबारा कांटेक्ट उसने किया है। फेस पे उसके स्पॉट बहुत हो रहे हैं और हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो इसमें सर मैं मतलब कैसे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोचूं कि जिससे कि संप्राप्ति भंग कर सकूं? वो कैसी डिटेल चाहिए मुझे, है ना? क्यों, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हेतु भी तो सब डिटेल भेज दो ग्रुप पे, पता चले ना फिर किससे हो रहा है। तिलक आलक है तो उसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट है, ठीक है। अव्यंग का विचार करके मसूर की दाल और उसका जो आटा है उससे दूध के साथ लगा सकते हो, या फिर मंजिष्ठा है उसको दूध के साथ लगा सकते हो, या फिर प्रियंगु है वो दूध के साथ लगा सकते हो, अर्जुन है वो दूध के साथ लगा सकते हो। तो उस हिसाब से बहुत है उसको ट्रीटमेंट। वो हेतु मिलने चाहिए हमें, केस डिटेल चाहिए। ओके। ठीक है। किसी ने 1 मिनट प्रश्न पूछा है, वो देखता हूँ इन मैसेज। हाँ, पहले अगर पेशेंट को वो जलन है ना, क्या बोला है, जलन का हाँ, ये खवैगुण्य से होता है। खवैगुण्य से होता है क्योंकि वहाँ का अवयव, वहाँ का स्रोतस, इनमें विकृति आई रहती है। तो जब जब शरीर में कोई दोष का प्रकोप हो जाए तो वहाँ स्रोतसों में पहले से विकृतियाँ हैं, तो वहाँ पहले वो व्याधि होगी, है ना? बराबर है ना? ओके। देखो क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें से 2 बिगड़े हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है। उनको समझा अच्छा करके हमने बिठाया है क्लास में। अब जब कुछ हो गया, अगर मास्टर इधर से उधर गया गुरुजी, तो क्लास से इधर उधर भागने वाले पहले वो 2 बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें पहले खवैगुण्य है। बराबर है ना? काल की अपेक्षा, ऋतु की अपेक्षा, हेतुओं की अपेक्षा होगी तो पहले वो खवैगुण्य वाले बच्चे पहले भागेंगे। बराबर है? यही है शरीर में। तो जहाँ पहले घुटनों में गिरा है आदमी, अभी ठीक है घुटना, जब वात प्रकोप होगा पहले घुटने में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही उधर स्रोतसों में कुछ खवैगुण्य आया है, कुछ भी आया है ना, संग है, तो उसके वजह से वो होता है। जहाँ पहले हुआ है वहाँ ही होता है पहले, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं सर? वो अलग अलग कंडीशन है, पेशेंट पे कैसा खवैगुण्य क्या है उस पर निर्भर है सब कुछ, ऐसे एक नहीं है पैटर्न। ठीक है ना? हाँ, पर उधर जहाँ है खवैगुण्य उसकी ट्रीटमेंट बार बार करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ वो दोष प्रकोप होने वाला है। जैसे अभी कोई तरुणावस्था में 40 में घुटनों पर गिरा है, वहाँ फ्रैक्चर हुआ है, अच्छा खासा फ्रैक्चर हुआ था, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया, ठीक हो गया, ठीक है। अभी वो 40 हो गए, 10 साल हो गए, अभी 50 साल का हो गया, अभी वात प्रकोप हो गया, तो उसका घुटना दर्द करता है। तो उसको बोलना है कि ये वात प्रकोप जब जब होगा, वर्षा आएगी, वात प्रकोप होगा तो आपका घुटना दर्द देगा। तो घुटना ही क्यों दर्द देगा वो उसको बताना है कि इधर ऐसे ऐसे हुआ था इसीलिए। तो नित्य उस घुटने को तेल लगाना, यही ट्रीटमेंट है उसकी। जब घुटना दर्द करो ना करो, उसको अभ्यंग शरीर को करो ना करो, घुटने को तो करना ही करना है। तो यही ट्रीटमेंट है, ठीक है।
ठीक है। चलो और एक ही क्वेश्चन लेंगे और रुकेंगे हम। बोलो। डॉक्टर साहब एंजाइटी न्यूरोसिस के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, उसका हेतु क्या है, इस पर ये मानसिक जो व्याधि है, ठीक है, एंजाइटी न्यूरोसिस हो फिर अलग अलग है, एंजाइटी से रिलेटेड, एंजाइटी जन्य जो है वो अलग अलग है। हाँ, एनोरेक्सिया है एंजाइटी से आने वाला, है ना। कईयों को एंजाइटी के बाद भूख भी ज़्यादा लगती है, बराबर है ना। तो वेट गेन कर जाते। हाँ, वेट गेन कर जाते। तो एंजाइटी हमें क्या करना है, काम शोक भयात वायु, है ना। तो शोक से वायु बढ़ता है, और वायु क्या करता है, विविधान विकारान दारुण विकारान करोति, है ना। तो अलग अलग विकार करने वाला है वायु। तो वो वायु अगर अग्नि को उसने बढ़ा दिया, पहले से अग्नि तीक्ष्ण उष्ण है तो वायु बढ़ गया, तो उसकी अग्नि प्रखर हो जाएगी और उसको भूख लगने लगेगी, वो ज़्यादा खाएगा, वो उसका वजन बढ़ेगा, ठीक है। वो पहले से उसके कफजन्य कुछ हेतु है और ये वायु बढ़ेगा तो कफ संसृष्ट हो जाएगा और उसको कफज व्याधि हो जाएंगे। उसको पहले से वो वात प्रकृति का है, वातजन्य आहार विहार ले रहा है और उसमें उसको एंजाइटी होगी तो वो और ज़्यादा वात की विकार करने वाला है। तो हमारा आयुर्वेद में जो है वो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा है, ये मॉडर्न में नहीं है। मॉडर्न में एंजाइटी से क्या हो सकता है ये वो नहीं बता सकते वो लोग, पर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, पहले से ही शरीर में किस परिस्थिति में शरीर है और एंजाइटी आ गई है, हाँ, उस पर निर्भर है ना, बराबर है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऐसा है। तो कई लोग एंजाइटी में बहुत अच्छा काम कर देते हैं, एंजाइटी आ गई और वो फिर वो डिसाइड करते हैं मुझे ऐसा करना, कि पहले से ही वो पित्त प्रकोपित रहता है, पराक्रमी रहता है, तेजस्वी रहता है, बुद्धिमान रहता है, और उसको अगर किसी को उसको ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो इंसान वो और ही ऊपर चला जाता है ना। और पहले से ही जो नैराश्य है, रजोगुण का है, तमोगुण का है, ऐसा कुछ है, और उसमें अगर ऐसा ब्रेकअप बिकअप आ गया तो वो और खड्डे में गिर जाता है ना। तो प्रेजेंटेशन जो है हर इंसान में अलग अलग है। हाँ, तो काम शोक भयात वायु ये हमारा पहला है, तो इससे वात वृद्धि होगी, और ये वात जो होता है वृद्धि वो सर्वगुण से हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वात तो वृद्धि होने वाली है, पूरा का पूरा वात बढ़ने वाला है। हाँ, तो वो बढ़ने वाला वात किससे संसृष्ट होगा, शरीर में कौन सा पहले से खवैगुण्य है क्या, किसी अवयव की दृष्टि है क्या, हाँ, किसी अवयव जो है वो बीज दृष्टि से भी कुछ दुष्ट है क्या, वो हिसाब से वो वायु जो है वो उदर व्याधि करेगा, ठीक है ना। कोई धातु अगर, हाँ, डिसाइड करें, हाँ, कोई धातु अगर उसके कमकुवत हो, हाँ, तो उस धातु में जाएगा, फिर रक्तगत वात हो जाएगा, त्वक विकृति है तो त्वकगत वात हो जाएगा, तो इस हिसाब से जाएगा वायु। वो तो जाएगा किधर तो जाएगा ही। हाँ, बोलो। सिरो अभियंग या सिरोधारा में किसको डिसाइड करें डॉक्टर साहब? ऐसा कुछ नहीं, आपके हिसाब से। हाँ, दोनों जो है वो शिरोगत वात की शमन करने वाला है ना। धारा में क्या होता है, धारा हम एक शिरोधारा करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो पेशेंट सो जाता है और जो धारा जो है उसके भ्रू मध्य में जो गिरती है उसमें क्या हो जाता है, वो गिरने का जो उसका जो प्रवृत्ति है उससे मन जो है वो भ्रू मध्य में आ जाता है। देखो, कोई भी इंद्रिय जो है वो ज्ञान ये करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आत्मा, मन, इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ, ये एक चीज में होने चाहिए। आप कभी भी किसी को स्कूल में रोड पे जाते हुए देखते हो और आपका मन उधर नहीं रहता, तो क्या होता है, आप देखते हो उसको, फिर बाद में इंसान बोलता है अरे आपने मुझे देखा था फिर आपने पहचाना नहीं, तो ये कैसे होता है। हमें लगता है कि हमने नेत्र देखते, पर नेत्र नहीं देखते। ये जो सन्निकर्ष है वो होना चाहिए, तभी इंसान ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। तो जब शिरोधारा होती है तो ये जो धारा जब गिरती है तो आपका जो मन है वो पूरी की तरह वो उसमें भ्रू मध्य में आ जाता है, हाँ, आज्ञा चक्र में आ जाता है, और फिर शिरोगत वात शमन तो होता ही है और मन का मन भी केंद्रित हो जाता है। हाँ, ये दोनों चीजें जो है शिरोधारा में मिलती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि शिरो अभ्यंग से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पर ये उसमें हाँ, इसमें इसलिए कभी भी पेशेंट को अगर घुटनों में अगर अभ्यंग कर रहा है उसको बोलो आंखें बंद करो, और जब मैं अभ्यंग कर रहा हूँ ना उसके तरफ ध्यान दो। ये इससे क्या हो जाता है, मन जो है वो इंद्रिय हो जाता है, और वो चैन जो है इंद्रिय अर्थ मन और आत्मा ये होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो इससे क्या हो जाता है, जब अगर अभ्यंग ऐसे ही अभ्यंग करना और आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करके अभ्यंग करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, तो जो त्वक इंद्रिय है वो ग्रहण करने के इसमें आ जाता है, और ज्यादा उसका जो काम है अभ्यंग का ज्यादा होता है। इसीलिए
जो जो ऐसी चीज़ें हैं वो अंधेरे में करने बोले हैं, आंखें बंद करके करने में बोली है। हाँ, कई लोग कैसे करते हैं, स्नेहन शोधन करते समय पेशेंट से गप्पा मार मार के स्नेहन शोधन करते, ये गलत है। ठीक है, उसको पूरा का पूरा वो फील होना चाहिए कि अभ्यंग कर रहा है, कटी बस्ती कर रहा है, मन्या बस्ती कर रहा है, ताकि वो मन उसमें आ जाए और इंद्रिय जो है वो अच्छा काम करे। ठीक है, बराबर है, उनका संलिप्त होना जरूरी है। हाँ, नहीं तो ऐसे आपको लगता है आंखों से देख रहे, आंखों से नहीं देखता कोई, कान से सुनता, ऐसे नहीं सुनता कोई। ठीक है, जब तक मन नहीं होता वहाँ तब तक वो कुछ नहीं होता। नहीं तो हम दिन में कितनी चीजें देखते, कहाँ याद रहते हैं हमें, दिन में शाम को नहीं याद रहते हैं। तो यही है। पर थिएटर में कैसा, देखो अंधेरा कर जाते हो और पिक्चर देखते हो, अंधेरा क्यों करना, तो पूरा इधर ना दिखता इधर ना दिखता, इसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ हीरो दिखता है, विलन दिखता है, तो वो थिएटर में देखी हुई फिल्म कैसी अच्छी लगती है, हाँ, सालों साल याद रहती है। और वही मोबाइल में बीच बीच में रुका रुका कर देखी हुई फिल्म याद नहीं रहती। क्यों होता है ये, इस वजह से होता है। तो स्मृति जो इस सन्निकर्ष से जो होने वाली जो स्मृति है वो कायम दीर्घकालीन रहती है। हाँ, इसलिए पढ़ाई करते समय ऐसी पढ़ाई करो, ये करते समय ऐसा करो, ये जो है वो है। तो कोई ग्रंथ वाचन करो बड़े आवाज़ में करना, तो वही सुनने, कान भी वही सुनते हैं, मुंह भी वही बोलता है, आँख भी वही देखते हैं। तो सभी इंद्रिय एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट जब होते हैं तब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। हाँ, ऐसे ही मन में पढ़ोगे ना तो क्या होता है, हम पढ़ते हैं और मन कहाँ बाजार में घूम कर आता है, बराबर है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, ये शिरोधार्य में इसका जो है ये है। ठीक है, चलो, तो सबके क्वेश्चन होने रहते हैं, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। बोलो। थैंक यू। ओके, चलो रुकेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके।